गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और इस कड़ाके की ठंड से बचने का पूरा प्रबंध कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दी इतनी अधिक है कि मतलब घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, इवन घर के अंदर ही उठने का मन नहीं करता। पहली बार मैंने बॉम्बे के अंदर भी इतना ठंड देखा। आप बोलोगे सर आप तो टी शर्ट पहन के खड़े हो, फिर एक्चुअली बॉम्बे में टेम्परेचर जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो 6 बजे के पहले जो है वो काफ़ी कम रहता है, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो बढ़ने लगता है। कि बॉम्बे समुद्र के किनारे है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों के पास बॉम्बे में एक भी वार्म क्लॉथ नहीं है। कि जैसे मैं वो रेड वाला जो पहनता हूँ वो मेरा मैं कहीं घूमने बाहर गया था तो मैंने वहां पर जो है वो एक विंड चीटर टाइप का मैंने परचेस किया था, वही मेरे पास है। अदरवाइज मेरे पास कोई स्वेटर कुछ नहीं है। हाँ, जो ऑफिस के कोट वगैरह होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, पर घर में तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, एक्चुअली अनकंफर्टेबल भी लगता है वो। खैर फिलहाल बॉम्बे में ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, और हर दूसरा तीसरा आदमी आपको खांसते हुए यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये बड़ा भारी प्रश्न है कि वो कोरोना है कि कोरोना नहीं है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली। ठीक है, चलिए। आप में से कई लोगों ने एक क्वेश्चन और भी किया कि सर जो स्कॉलरशिप स्कीम आपने जो है अपने मामा जी के नाम पर जो स्कॉलरशिप स्कीम रन किया है वो क्या सिर्फ ऑफिशियल बायोमेट्रिक्स कमांडोज के लिए है? ऐसा नहीं है, वो स्कीम सबके लिए ओपन है, नेशन वाइड स्कीम है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बेसिकली हमारा पर्पज यही है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनके पास में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें फीस भरने के बाद या मेस की फीस भरने के बाद उनके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते, या मेस की फीस में कुछ फंड कम पड़ रहा होता है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को जेन्युइन रिक्वायरमेंट है और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच गए हैं लेकिन वहां पर भी उनको फीस का दिक्कत हो रहा है, तो वैसे में जो है जो स्कॉलरशिप जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, वो स्कॉलरशिप उनकी हेल्प करेगा। नेशन वाइड स्कॉलरशिप है ये, और ये मेरे पूज्य मामा जी के नाम पर ही स्कॉलरशिप को जो है वो मैंने जो है वो शुरू किया है। आपको बता दूं मैं कि मैं जो है जब वो जीवित थे तो मैंने जो है मॉर्निंग ब्लॉग नंबर 47 नंबर का मैंने उनके ऊपर बनाया हुआ था। उनकी अच्छी हैबिट को, उनके इन्फ्लुएंस को मेरे ऊपर मैंने बताया हुआ था। कई लोगों को लगता है कि सर ये जो है स्कॉलरशिप जो स्कीम है सडनली कैसे आ गया। एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि हमारे पास जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है हम केवल बातें करें, केवल अफसोस जाहिर करें। दूसरा रास्ता होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाले व्यक्ति को यथोचित वास्तव में सम्मान मिल सके। मेरा लक्ष्य यही है कि श्री पीडी मारन नेशन वाइड स्कॉलरशिप जो है वो पूरे इंडिया में एक जाना माना नाम होना चाहिए, कि हर व्यक्ति जो है वो इस जिसको रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो वो सरकार की ओर ना देखे, अपने आसपास के बैंक की ओर ना देखे, वो सीधा हमारे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। ये बात अलग है कि हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक हेल्प नहीं कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन हम जो छोटा भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, चल अब एक आज की कहानी सुनते हैं हम, एक छोटी सी। तो हर बार आप जब मेरे पास आते हैं तो कोई ना कोई नई चीज सीखने की कोशिश आप करते हैं, और मैं भी उसके पहले सीखता ही हूँ। आपको कई लोगों को लगता है कि सर इतने सारे जो है मॉर्निंग ब्लॉग हो चुके हैं, इससे हमारे अंदर काफी सारा इंप्रूवमेंट आया है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट कितना आया है ये तो मेरा कह पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आया है कि मेरी भी एक पंक्चुअलिटी, मेरा भी एक कनेक्शन आपसे बना है। तो ये हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं भी बहुत सीखता हूं, मैं कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूं, मुझे भी रोज जो है वो कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, और मुझे भी जो है वो अपने अंदर मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको मुझे दूर करने की आवश्यकता है, और मैं उनके लिए लगातार प्रयास करता हूं। और कोई यदि मेरी बुराई करता है तो वो उससे अफेक्ट नहीं होता, उससे मैं सीखता हूं कि कितनी सही है, गलत है। यदि वो गलत है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी बुराई सही है तो आपको इंप्रूव करने का सामने वाले ने मौका दिया है, तो थैंक्स करना चाहिए उसको। तो चलिए इसी पर एक कहानी सुनते हैं कि एक बार एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है मोहन। ठीक है, मोहन जो है वो बड़ा नेक दिल टाइप का अच्छा व्यक्ति होता है, सबका भला भी करता है, गांव में किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो उसका भी काम कर देता है। मतलब वो ओवरऑल गांव के अंदर जो है वो जब भी किसी को जरूरत होगी तो लोग बोलते हैं भाई मोहन से ले लो, ये मोहन के पास चले आते। तो मोहन को मन में इस बात का भरोसा है कि मैं बेहतर आदमी हूं, लेकिन एक बार क्या होता है जब वो अपने खेत से लौट रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि शाम का अंधियारा हो चुका होता है थोड़ा सा। तो कुछ लोग गोल चौक, गाँव में क्या होता है जनरली एक बड़े पेड़ के नीचे गोल चौक जैसा बन जाता है, यहाँ 4-5 लोग बैठ के बतियाते हैं, बातें करते हैं, है ना। मतलब गांव का फेवरेट टाइम पास क्या होता है, बातें करना होता है। तो वहां 4-5 लोग बात कर रहे होते हैं, तो एक बोलता है यार मोहन
तो बड़ा बेकार आदमी है। दूसरा बोलता हाँ यार मोहन केवल दिखावा करता है, मोहन जो है उसको केवल दिखावा करना है, उसको अपनी तारीफ सुननी, बाकी आदमी तो एकदम घटिया है वो। तीसरा आदमी बोलता है हाँ देखा उसको मोहन को, मतलब है ना, मतलब ऐसे चलता है जैसे कि पता नहीं राजा महाराजा कोई हो, जबकि है ना कुछ भी नहीं है उसका। तो अब देखो ना गांव में कई लोग हैं उनके सामने मोहन की तो औकात भी कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तो वो चुपचाप दबे पाँव जाता है, अपनी बुराई सुन रहा होता है कि क्या बुराई चल रही है, और उसका बड़ा मन दुखता है। बोलता है यार इनमें से 3-4 जिनकी आवाज़ में जानता हूँ, अंधेरा होता है तो देख भी नहीं पाता कि एग्जैक्टली लोग कौन थे वो। बोलता है इनमें से कुछ को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे बारे में ऐसी बुराई करेंगे, मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। तो वो मोहन दुखी रहने लगता है। उसे लगता है कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद है ना, मैंने कभी अपने परिवार के बराबर ही प्रायोरिटी बाहर वालों को भी दिए, मैंने कभी दिन देखा ना रात देखा, मैंने रात को भी मदद की है, मैंने बीमार आदमी को भी अस्पताल तक पहुंचाने में हेल्प की, सब तो किया मैंने, अब मैं क्या करूं इसके बाद ना, और लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। तो मन में बड़ा अफसोस बैठ जाता है उसको। उसने आज के पहले केवल अपनी तारीफ सुनी थी, उसने केवल लोग बोलते थे मोहन भाई तुम ना होते तो क्या होता, मोहन भाई ऐसा, मोहन भाई ऐसा। तो उसको लगने लगा कि वो जितनी तारीफें सुनी थी वो सब झूठी तारीफें थी वो। तो उसके मन में ये बात बैठ गई कि जो तारीफें उसने अब तक सुनी है वो झूठी तारीफें, लोग उसकी बुराई करते हैं, वो दुखी रहने लगा। उसकी वाइफ जो है बड़ी देखा उसने कि अरे बड़ा परिवर्तन आ गया मेरे पति के अंदर, तो वो भी टेंशन में रहने लगी वो कि भाई कैसे, सब कई बार समझाया कि क्या हो गया बताइए, बोलता कुछ नहीं। फिर एक दिन जो है अपनी वाइफ को बतलाता है कि यार देखो ऐसा है, मैंने इतना कुछ क्या नहीं किया मैंने गांव के लोगों के लिए, गांव के लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरे बारे में दो अच्छे सब सोचो कि सारे गांव के लोग मेरी बुराई करते हैं। तो उसकी वाइफ को लगा कि यार ये तो कोई गंभीर समस्या है। तो बोलती है वो कि एक काम करते हैं ना कि देखो मन का बोझ है, इसको उतारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जो मन की बात समझता हो। तो पड़ोस के गांव में एक साधु महात्मा आए हुए हैं। भैया भारत में साधु महात्माओं का बड़ा महत्व है के, तो जो है वो पड़ोस के गांव में एक साधु महात्मा आए हुए हैं, संत हैं और बड़े अच्छे संत हैं, उनकी संगत में चलते हैं और हो सकता है उनको अपनी समस्या बतलाते हैं, कोई सॉल्यूशन बतला देंगे वो। मोहन मान गए। मोहन एंड मिसेज मोहन वो बाजू वाले गांव में गए, पहुंचे, वहां जाके संत को उन्होंने प्रणाम किया और संत से उन्होंने 2 मिनट कहा कि साहब ऐसा ऐसा समस्या है कि लोग मेरी बुराई करते हैं और मैं बड़ा दुखी रहने लगा हूं, मैंने गांव के लिए बहुत कुछ किया। तो संत बोलते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो बताऊंगा पर सुबह बताऊंगा। सुबह क्यों साहब? बोले सुबह बताऊंगा और तुम अपनी वाइफ को घर छोड़ाओ और तुम रात मेरे साथ गुजारो, यहाँ बैठ के तुम मेरे साथ रात गुजारो, फिर मैं सुबह तुम्हें समाधान बताऊंगा इसका। अब मोहन अपनी वाइफ को घर छोड़कर वापस संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं। संत बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि ये मेरी कुटिया है, इसमें एक बिस्तर मेरा लगा है, एक तुम्हारा बिस्तर वो लगा है, वहां जाके तुम सो जाना रात को। चलो खाना वाना खाते हैं, सोते हैं इनके। तो रात को सोने का समय होता है। अब वहां पे उस आश्रम के पास में एक छोटा सा तालाब होता है। अब उस तालाब में से मेंढकों की टर्राने की आवाज आ रही होती है, टर टर। तो मोहन बोलता है कि साधु जी, साधु महात्मा जी, सो ही नहीं पाएंगे ऐसे तो बोलते हैं हाँ यार बड़ा परेशान हूं मैं, जब से यहाँ पे मेरा आश्रम बना, ये बाजू में तालाब है, इसमें बहुत सारे मेंढक हैं और वो टर 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 आवाज कर रहे होते हैं। तो मोहन कहता है मैं एक काम करता हूँ, मैं तो कई लोगों को जानता हूँ इस गांव में बहुत दिन से हूँ। अब मोहन की तो हैबिट थी मदद करने की। बोलता है मैं 2-4 लोग लेके आता हूँ, कल इस तालाब को खुदवाते हैं, यहाँ के मेंढक निकलवा के मैं दूर कहीं जंगल में फिगवा देता हूँ, मारूंगा नहीं, मैं इनको इकट्ठा करके दलिया में बाहर फिगवा दूंगा। ये तो साधु महात्मा पूछते कितने मेंढक होंगे ये? बोलता है इनकी आवाज सुन के तो लग रहा है कि हजारों की संख्या में मेंढक होंगे ये, कल मेहनत करनी पड़ेगी, 5-6 लोग लेके आता हूँ, पूरे मेंढक यहाँ से। क्योंकि आप आश्रम में कैसे सो पाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो कल सुबह फिर आपको प्रवचन देना होता तो वो दिक्कत वाला काम है ना ये। तो साधु महात्मा कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम तो बड़े सच में मदद करने वाले आदमी हो। मोहन कहता है मैं साहब कल मैं आपको करके दिखाता हूँ ये काम। अगले दिन मोहन अपनी समस्या थोड़ा सा भूल चुके होते हैं कि भाई साधु महात्मा से तो बाद में बात कर लेंगे, पहले उनकी समस्या का समाधान कर दें। गांव जाते हैं, गांव में से 4-5 लोग इकट्ठे करके लेके आते हैं। बोलते हैं भैया वो तालाब में बहुत हजारों की संख्या में मेंढक हैं, बड़े बड़े वो डले ले आओ, उनमें भर के अपन जंगल में बाहर फेंकाएंगे। ठीक है, गाँव के मजदूर जो है वो मान जाते हैं। अब जब वो तालाब में पहुंचते हैं, मेंढक ढूंढते हैं उसमें, तो उनको मुश्किल से 40-50 मेंढक मिलते हैं और वो उसके अलावा कोई मेंढक मिलते ही नहीं। यहाँ पे 40-50 मेंढक इकट्ठे करके दूर जंगल में छोड़ आते हैं। जब वो काम कर चुके होते हैं, साधु महात्मा के पास आते हैं, तो साधु महात्मा पूछते हैं कि बताओ कितने मेंढक थे वो? अरे कुछ नहीं, 40-50 मेंढक थे सिर्फ। वो रात को लग रहा था कि हजारों मेंढक है, ऐसा लग रहा था कि हजारों मेंढक ही मेंढक है सब तरफ, ऐसा लग रहा था। बस 40-50 मेंढक थे। हाँ, इतना बड़ा तालाब पर 40-50 से ऊपर मेंढक नहीं मिले। अब देखो आज रात देखो ना, कोई आवाज भी नहीं आ रही वहां पे। तो बात तो सही है, कोई आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। उत्तर मिला?
अब मोहन चौंक गया, किस बात की बात कर रहे हो आप, कौन सा उत्तर, आपने तो उत्तर बताया ही नहीं मेरे को मेरी समस्या का। उसने कहा यही तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन है कि तुमको लगता है कि हर आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुमको लगता है कि हर आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है। एक्चुअली वो, जैसे तुमको रात को लगा ना कि तालाब में हजारों मेंढक हैं, एक्चुअली वो हजारों थे ही नहीं, वे तो गिनती के मेंढक थे। तुम छोड़ आए, बात खत्म हो गई, बाकी तो सन्नाटा है, कुछ आवाज ही नहीं है तालाब में, देखो। तो उसको बोलता है कि ऐसे ही जब तुम अपने खेत से लौट रहे थे तो 4-5 लोग थे जो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, उनको उनके आधार पे तुमने ये सोच लिया कि गांव के सभी लोग मेरी बुराई करते हैं, उनके आधार पे तुमने सोच लिया कि गांव के जो लोग तारीफ करते हैं वो झूठी तारीफ है, क्योंकि तुमने ये परसेप्शन बना लिया, जबकि लोग वो मुट्ठी भर थे। जैसे कि उस तालाब में जो मेंढक थे वो गिनती के थे, लेकिन तुमको लगा हजारों मेंढक हैं। ये तुम्हारे विचार की गलती थी, लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, मेंढक भी हजारों नहीं थे। आई बात समझ में? तो जीवन में, और फिर गुरुजी बतलाते हैं कि जीवन में एक बात ध्यान रखना, आप कुछ भी करोगे, कितना भी अच्छा करोगे, 2, 5, 10 लोग आपको मिल ही जाएंगे जो आपकी बुराई कर रहे होंगे, जो आपसे ईर्ष्या रख रहे होंगे, जो आपका अच्छा नहीं चाहते होंगे, जिनको आप पसंद नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। तो हमें उन लोगों की बजाय उन लोगों पर फोकस करना चाहिए जो 99.6% या 99% जो लोग हैं जो आपके सपोर्ट में, आपकी तारीफ करते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। कुछ लोग बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, कुछ लोग बुराई इसलिए करते हैं कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन आपके बराबर कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ लोग बुराई इसलिए करते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद बुरे हैं। तो बात ही खत्म होगी। जिसको आपके बराबर पहुंचना है वो आपका बड़ा फॉलोअर है और वो इसलिए बुराई करता है आपकी, उसको लगता है कि आप बहुत आगे हो, उसमें कैपेबिलिटी है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, या तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है और उसको जलन है आपसे, ठीक है, या वो बुरा ही आदमी है। तो हमें इन तीनों के बारे में क्यों चिंता करना, इसलिए कभी मत सोचो उसके बारे में। मैं देखता हूं कि मेरे कोई भी वीडियो, चाहे वो बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म्स का वीडियो, चाहे बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन का वीडियो, चाहे नेक्स्ट मेडिको का वीडियो, चाहे ये वाला वीडियो, 4-5-6 लोग ऐसे हैं जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और वो काले टीके के समाने आते हैं और काला टीका बचपन में माँ लगाए थे ना, बच्चे सुंदर बच्चों का काला टीका लगा के चले जाते हैं। वो 4-5-6 डिसलाइकर हैं जो आते हैं, बिल्कुल शिद्दत से आते हैं, वीडियो अपलोड होते साथ ही आते हैं, कभी गलती नहीं करते भूलने की, कभी वो, और जब कभी नहीं आते हैं ना तो मुझे सच में चिंता होती कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए वो लोग। सब कुछ तो ठीक है ना? तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आप ही वो लोग जो मुझे विनम्र बनाए हुए हैं, ठीक है, आप आइए, डिसलाइक कीजिए और चले जाइए कि ओके, मैं आपकी परवाह भी करता हूं, मैं भी आपकी भी परवाह करता हूं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जिंदगी में, तो आपको उनसे डेविएट नहीं होना, आप अपना काम करते रहिए, वो अपना काम करते रहेंगे। बात इतनी सी है, आप अपनी लकीर बढ़ाते रहिए, वे पीछे से मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उनकी और आपकी रफ्तार में अंतर रहेगा, आपकी लकीर हमेशा बढ़ती जाएगी, वे आपके सबसे फॉलोअर बने रहेंगे। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग वीडियो को डिसलाइक कर जाए, इसका मतलब ये है कि हमें बुराई करने वालों से अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो मेंढक गिनती के ही होते हैं, लेकिन ये है कि ऐसा लगता है हमें कि बहुत लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है, 2-4 लोगों के बिहेवियर से आपने ये सोच लिया है कि आपको कोई पसंद नहीं करता, जो कि गलत है। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।